देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ अर्जुन राम मेघवाल ਵੱਲੋਂ इस चर्चा की शुरुआत की गई तो उन्होंने ਵੱਲੋਂ इस पूरे चर्चा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ कि देश ਦੇ ਵਿੱਚ महिलावां ਦੀ भागीदारी होर कितनी जरूरी है तो होर किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ भाजपा इस ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਊਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ मजबूत करूगी। की कुछ क्या अर्जुन राम मेघवाल ਵੱਲੋਂ आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। सदन ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को पास कर हमारी मातृशक्ति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की थी और आज उस ऐतिहासिक निर्णय को लागू करने का समय आ गया है। अध्यक्ष जी, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन, करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को भी याद करना चाहूंगा। जब 3 अक्टूबर 2005 को कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय के कंबाइंड इनॉग्रल एड्रेस के दौरान जब मुंबई यूनिवर्सिटी के एक छात्रा ने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पूछा, इंडियन पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के एक सवाल किया। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो तो वो सवाल मैं पढ़ जाता हूं। एक महिला ने, लड़की ने पूछा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वुमन इन इंडियन पॉलिटिक्स व्हेन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर अपोजिंग द वुमेन्स बिल? ये सवाल पूछा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या जवाब दिया? Definitely, the reservation of 33% short will come. It is only a matter of time. Success generally does not come without encountering problem. This is what women have to do collectively for getting the bill passed. ये समय आज आ गया है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने उस समय कहा, समय आएगा, आ गया, और ये समय आ गया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सदन इसको पास कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत का उत्सव मनाया जाएगा, तब उसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी रहने वाली है। इसलिए मैं आज इस सदन के समक्ष सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर हमारी मातृशक्ति को उनका अधिकार दिलाने के लिए अपना योगदान दें। जिवें तुसीं सुनिया की कुछ किया गया इस बिल दे उत्ते कानून मंत्री ਵੱਲੋਂ ਤੇ इस बिल ਤੇ समाजवादी पार्टी ਦੇ सांसद अखिलेश यादव ਵੱਲੋਂ की कुछ किया गया ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ कि अमित शाह ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं। सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती है। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं
कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखाता हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। आज से 25 साल 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया, तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रासरूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रासरूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है। और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था। अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है। मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं।
धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। मैं आज सदन के सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे। और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ VOTING ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਕਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।